हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स, हम सबको पता है इनकम टैक्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के जनरेशन में। हम सभी इस टर्म से वाकिफ़ हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जो टैक्स इनकम पर लगता है, लेकिन हम कमर्शियल टर्म में बात करें तो हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। कौन पे करता है? वो पर्सन जो कि इनकम कमा रहा है, जिसकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा वाइड टर्म में पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स को, कि इनकम टैक्स क्या है, कब ये इंडिया में शुरू हुआ, इसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टैक्स लिमिट्स हैं हमारी, और कुछ बेसिक डेफिनेशन। तो ये जो वीडियो है आज इस चीज़ के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। सबसे पहले तो इनकम टैक्स जो हमने अभी अभी बात की डायरेक्ट टैक्स है। पे कौन करेगा? जिसकी टैक्सेबल इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होगी वो पे करेगा। लेकिन कौन सी इनकम पर? वो इनकम जो इसने इस साल कमाई या वो इनकम जो उसने पिछले साल कमाई थी। तो यहाँ पर हम कमर्शियल टर्म में हम स्पेसिफिक बात करते हैं जब, तो हमें समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है, किस साल में लगेगा? करंट ईयर में लगेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? करंट फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर की इनकम पर इस साल लग रहा है वो टैक्स किस रेट से लगेगा? जो इस साल रेट प्रिवेलिंग हैं, जो फाइनेंशियल एक्ट में रेट बताई गई हैं टैक्स की, वो उस रेट से टैक्स लगेगा। सो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर एट द रेट एप्लीकेबल टू दैट द असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब टैक्स की रेट समझ में आती हैं। अब टैक्स की रेट क्या होती हैं, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स के फीचर्स की। सबसे पहली चीज़ ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब ये टैक्स की जो शुरुआत हुई इंडिया में वो 1860 में फ़र्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की गई। सर जेम्स विल्सन ने इसे इंट्रोड्यूस किया फ़र्स्ट टाइम इंडिया में। फिर 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास कर दिया गया। टाइम टाइम पर अमेंडमेंट होती रही, अलग अलग कमेटी बनती रही, उनकी रिपोर्ट के बेस पे अलग अलग एक्ट बनते रहे, और तो एट द एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ, जो कि 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, ये अमेंडेड था, री अमेंडेड हुआ टाइम टाइम पर। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन गया। अभी भी है कि इनकम टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये टैक्स पेयर्स के लिए भी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज़ के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये बात समझ में आती है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनकम कमा रहा है वही उस पर टैक्स दे, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा फीचर भी ईजी है, सेंट्रल टैक्स है। इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज और रिकवर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इनकम टैक्स लगाया भी जाता है, रिकवर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ये जो टैक्स है ये हमारी टोटल इनकम पर लगता है। अब ये जो टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा वाइड है, जो कि हम आने वाली वीडियो में इनकम टैक्स की डिटेल में पढ़ेंगे। तो टोटल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? जो कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दिए हुए हैं, उसके बेस पर टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और उस पर आपको टैक्स लगाना है। अब इसके बाद टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट आती है, जो कि मेनली बजट में हम देखते हैं कि कितनी इनकम तक की टैक्स पर कितनी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, जो कि टैक्स फ्री इनकम रहेगी। अब ये स्लैब दी हुई है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट भी दी हुई है। इफ़ इनकम एक्सीड्स टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट ऑफ इनकम देन टैक्स इज़ इम्पोज्ड। अगर वो इनकम लिमिट से ज़्यादा होगी तो टैक्स इम्पोज हो गया, लेकिन अगर उससे कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए सीनियर सिटीज़न की अलग इनकम दे रखी है, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग दे रखी है, अदर इंडिविजुअल के लिए अलग दे रखी है, फर्म, कंपनी और लोकल बॉडी के लिए टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। तो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट जो है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो 2.5 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं लगता।
जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उसको ही टैक्स देना है। लेकिन सीनियर सिटीज़न के केस में ये जो है एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक हो जाती है कि 3 लाख तक की इनकम पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। सुपर सीनियर सिटीज़न मतलब जिनकी एज 80 से ज़्यादा हो गई या 80 है, उनको 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। तो ये कुछ एग्जेम्प्टेड लिमिट हैं, उसको भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स की। यही भी इनकम टैक्स का फीचर है कि टैक्स जो है वो टोटल इनकम पर और सभी लोगों की इनकम पर सेम रेट से नहीं लगता। टैक्स रेट बढ़ती जाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। मिनिमम टैक्स रेट 5% है और मैक्सिमम जो टैक्स रेट है वो 30% है। जो मैक्सिमम टैक्स रेट होगी वो जो मैक्सिमम आपकी इनकम की एक स्लैब दे रखी है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट हमारे यहाँ एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगी। फिर बात आती है सरचार्ज की। इनकम पर टैक्स ही केवल हमें नहीं देना होता है, सरचार्ज भी पे करना होता है। तो सरचार्ज किस पर लगता है? जो इनकम टैक्स का अमाउंट हुआ उस पर सरचार्ज भी होगा। और सरचार्ज के भी अलग अलग रेट्स हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% से देंगे, ठीक है। उससे तो ये सरचार्ज के अलग अलग रेट्स हैं। आपकी बुक में इसको डिटेल में दिया हुआ है, प्लीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि रेट्स याद रह जाएं। फिर इनकम टैक्स हो गया, इनकम पर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स है। लेकिन इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, सरचार्ज भी हमें उस पर देना होता है। केवल सरचार्ज से काम नहीं चलेगा। अभी टैक्स लगा, उस पर सरचार्ज लगा और साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशनल सेस लगा। ये क्या होता है? ऑल एसेसेस आर लाइबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद जो भी आपका इनकम टैक्स की अमाउंट बनी उस पर आप 4% से सेस भी लगाएंगे। फिर अभी इसके बाद जो आपका टैक्स बर्डन बनेगा वो आपको पे करना होगा। अब 2 पार्ट रह जाते हैं फीचर्स में। एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? इनकम, हमें ये पता है कि जो इनकम टैक्स है वो इम्पोज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और रिकवर भी वही करता है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा? CBDT, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम करें CBDT के अंडर ये कंट्रोल में रहता है। द लास्ट फीचर इज़ एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने रिकवर किया, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एलोकेट कर दिया जाता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती हैं, ठीक है। तो एलोकेशन, क्योंकि टैक्स तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसको आप बांट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और साथ ही साथ किसको बांटेंगे आप? जो इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ कंपनी से, जो सरचार्ज हुआ, जो सेस हुआ, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि इनकम टैक्स को समझने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में इनकम टैक्स है क्या, कौन सी इनकम पर लगता है, किस ईयर में लगता है, किस रेट से लगता है। ये आपको इनकम टैक्स में अच्छे से पढ़ना होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। कोशिश करेंगे थ्योरेटिकली इसमें समझने की, और अपनी बुक की हेल्प से, अपने नोट्स की हेल्प से आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे फिर, क्योंकि मैं इसको कुछ बेसिक चीज़ें ही आपको बता रही हूँ ताकि आपको वो टॉपिक समझना इजी हो जाए। इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है, तो इनकम टैक्स प्रीवियस इनकम पर लगा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्ट ने जो रेट दी उस पर लगा। अब इसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी इनकम आपकी हुई है उनको क्लासीफाई कर लीजिए। क्लासीफाई कैसे करें? 5 हेड दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सभी सोर्सेज, ये 5 हेड में आप इनकम को बांट लीजिए, क्योंकि हर एक हेड की इनकम पर डिडक्शन की अलग रेट्स हैं। तो इसीलिए हमें पूरी इनकम को 5 हेड्स में बांटना होगा। ये अलग अलग चैप्टर्स आपके बुक में हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस से कैसे प्रॉफिट पता चलेगा, कैपिटल गेन कैसे होगा पता चलेगा, ये सब चैप्टर्स में आप अलग अलग पढ़ेंगे फिर। तो सबसे पहले तो हम क्लासीफाई कर लें, इनकम को बांट लें। फिर हर एक हेड के अंडर जो डिडक्शन मिलती हैं
उस हेड को उनमें से उन डिडक्शन को माइनस कर दीजिए। सैलरी में से कोई डिडक्शन हमें मिल रही है, उसको सैलरी के हेड में से माइनस कर दीजिए। प्रॉपर्टी पर कुछ हमें डिडक्शन मिल रही है कि हमारी इनकम कम हो जाए, उस पर टैक्स ना देना पड़े, उसको माइनस कर लीजिए। अब रिमेनिंग इनकम जो भी बचेगी डिडक्शन के बाद, वो आपकी एसेसेबल इनकम होगी, मतलब जिस पर आप टैक्स देंगे। एसेसेबल इनकम को टोटल कर लीजिए, पांचों हेड की एसेसेबल इनकम जब टोटल हो जाएगा तो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। ग्रॉस टोटल इनकम जो है ये एक्चुअल में आपके टैक्स के लिए यूज़ होगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से अब हमें डिडक्शन माइनस करनी है 80C से 80U तक की। ये भी डिटेल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन डिडक्शन के बारे में आप स्टडी कर पाएंगे। तो जब हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करना होगा 80C से लेके 80U तक की। अब डिडक्शन माइनस हो गई, अब हमें इनकम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास आ गई है अब टोटल इनकम। टोटल इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, इसके लिए आपको स्लैब पर जाना होगा। स्लैब क्या है, जो अभी नेक्स्ट मैं स्लाइड में दिखाने वाली हूँ। तो इनकम टैक्स में स्लैब के लिए स्लैब दे रखी है कि टैक्स लिमिट, एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है, कितना रेट पर, कितनी इनकम पर क्या टैक्स है वो, तो उस इनकम पर आपको फिर स्लैब में देखना पड़ेगा। रेट्स ऑफ टैक्स अब देखना है। इनकम टैक्स पेएबल आप कैलकुलेट करेंगे एज़ पर इनकम टैक्स की जो स्लैब दे रखी है। अब रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स के दो तरह से रेट होते हैं, रेट देखनी पड़ेगी, स्लैब देखनी पड़ेगी। रेट दो तरह से होंगे, जनरल रेट और स्पेशल रेट। अब ये क्या है, जनरल रेट जो हम नॉर्मली बात करते हैं वो जनरल रेट की बात करते हैं। अब स्पेशल रेट्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, कुछ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, कुछ जो गेन्स सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 111A में बताए गए हैं, कुछ जो लॉटरी से इनकम हुई, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम हुई, उन सब पर जनरल रेट से टैक्स नहीं लगता, उन पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। स्पेशल रेट का मतलब शॉर्ट टर्म गेन पर अलग रेट होगी, लॉन्ग टर्म गेन पर अलग रेट होगी। जो हमें कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का हुआ है, जो हमें लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेस से जो इनकम हुई है, उस पर टैक्स रेट अलग होगी। ये अलग अलग कैटेगरी आपके बुक में दी हुई हैं, प्लीज़ उनको आप ध्यान से पढ़िए। वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हैं क्योंकि वो रेट आपको पढ़ के याद भी करनी है, ठीक है। तो रेट्स ऑफ टैक्सेस के लिए जनरल रेट और स्पेशल रेट होती हैं। जनरल रेट जो स्पेशल रेट की हमने अभी बात की, उनके अलावा जो होगी वो जनरल रेट होगी। फिर आती है रिबेट। अभी टैक्स लगा दिया हमने, इनकम टैक्स पेएबल निकाल लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी कोई छूट मिल सकती है? डिडक्शन तो हमने माइनस कर दी, हाँ रिबेट मिल जाती है। रिबेट जो है वो 12,500 तक की मिल सकती है आपको टैक्स पर, लेकिन जब आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये रिबेट का भी एक कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, क्योंकि हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है इनकम के ऊपर डिडक्शन माइनस करके, लेकिन उसके बावजूद रिबेट भी मिलती है। और रिबेट मिलने के बाद सरचार्ज आपको लगाना होता है। सरचार्ज जो है, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको उस पर सरचार्ज भी लगाना होगा। 50 लाख से ज़्यादा की, इसमें भी रेट गिवन है। जब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% की रेट से सरचार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 15% की रेट से सरचार्ज लगाना होगा, मतलब ये भी पे करना है। अब बात आती है मार्जिनल रिलीफ। हम जो नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में तो हमारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो हमारा नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, रिबेट मिल जाती है, हो गया। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा जिनकी इनकम है, उनको सरचार्ज भी देना होगा। अब मार्जिनल रिलीफ, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स जो अमाउंट पेएबल बनता है एज़ पर इनकम टैक्स, ठीक है, तो कुछ रिलीफ भी दी जाती है। तो वो चीज़ें आपको जब कैलकुलेट करनी होंगी, बुक में एक एक एग्जांपल की हेल्प से इसे बताया हुआ है कि आपकी इनकम इतनी है, उस पर आपने अलग अलग स्लैब के हिसाब से, रेट के हिसाब से टैक्स लगाया, फिर उसमें सरचार्ज ऐड किया, फिर आपने उसमें से रिलीफ माइनस की, और उसके बाद जो अमाउंट बची उस पर आपने सेस भी लगाया, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ ऐड माइनस कर दी। फिर आपका लगता है हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, जो आपकी टैक्सेबल इनकम टैक्स पेएबल रहेगा, वो निकालने के लिए हमें सेस भी ऐड करना है, जो आपका इनकम टैक्स पेएबल बनेगा, ठीक है। तो ये आपके एजुकेशनल सेस की रेट 4% से है। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फ़ॉलो करना होता है। इसको कोशिश करें आप बुक निकाल के इसको गो थ्रू करने की,
ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाया हुआ है, इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। आपकी बुक में इनकम टैक्स की रेट और सरचार्ज की रेट भी गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्लैब की। इनकम टैक्स स्लैब जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है। जो अगर आपकी इनकम, ये मैंने केवल इंडिविजुअल के लिए ली है, इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए, कंपनीज़ के लिए अलग अलग स्लैब्स हैं। हम ये नॉर्मल जो यूज़ करते हैं एज फॉर इंडिविजुअल, तो उसके लिए हम ये करेंगे। जो आपकी स्लैब पिछले साल भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, वो है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो आपको 5% से टैक्स देना है। ये कौन सी इनकम पर? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब 2.5 लाख जो अमाउंट है उस पर 5% से आपको टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम, फॉर एग्जांपल 9 लाख आपकी है, तो आपको 5 लाख से 10 लाख, 9 लाख, 4 लाख पर आपको 20% से टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, जितने भी है, फॉर एग्जांपल आपकी 12 लाख है, तो आपको 2 लाख पर 30% से टैक्स देना होगा। तो जो 10 लाख से जितनी ज़्यादा हो जाएगी उस इनकम पर 30% से देना होगा। ये आपकी इनकम टैक्स की रेट्स हैं। लेकिन जो अभी बजट पास किया गया या फाइनेंशियल एक्ट 2020 में कुछ ऑप्शनल इनकम रेंज भी दे दी गई हैं। ये इनकम टैक्स को अप्लाई करने के साथ साथ आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलती हैं, ठीक है। आपको कुछ छूट नहीं दी जाती हैं। वो कुछ हैं जो एग्जम्प्टेड हो गई हैं, वो बाद का मैटर है डिस्कस करने का। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल स्लैब दी हुई है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख तक आपको 5% देना है, फिर 7.5 लाख तक आपको 10% देना है, फिर 10 लाख तक आपको 15% देना है, 12.5 लाख तक 20% देना है, 15 लाख तक 25%, और मैक्सिमम जो आपकी है दैट इज़ 30%, जो कि जब आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाए। तो आप कंपैरिजन भी साथ साथ कर सकते हैं कि पहले की हमारी इनकम टैक्स की जो रेट है वो क्या थी और अभी क्या है। हमें लगेगा एकदम देखते ही कि नई रेट ज़्यादा इजी हैं, बट पहले वाली के लिए जब हम पहले वाला इनकम रेंज अप्लाई करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ डिडक्शन मिलेंगी जो कि नीचे की में नहीं है। तो ये आपके इनकम टैक्स स्लैब है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसको लिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। बहुत ध्यान से आपको ये टर्म्स को समझना है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। अब सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है इनकम की। इनकम टैक्स में इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स में इनकम को जब लिया तो हमारे हिसाब से तो इनकम मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो यही बात है कि इनकम जितनी भी, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो परमानेंट हो, सब इनकम, सभी जो इनकमिंग है, जो पैसा आ रहा है, उसको आपने इनकम में ले लिया। नो मैटर वो लीगल थी या इलीगल थी, वो कहीं बाहर से हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो इवन मनी की फॉर्म में मिले तो ठीक है, इन काइंड भी अगर वो मिलती है, रिसिप्ट इन काइंड और सर्विस हैविंग मनी इक्विवेलेंट कैन ऑल्सो बी इनकम। ये टेम्परेरी और परमानेंट नेचर की हो सकती है। इवन हमने अभी मिली नहीं है, हमें रिसीव नहीं हुई है, बट हमने उसे अर्न कर लिया है, तो वो भी आपकी इनकम ही ट्रीट की जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि कोई खर्चे आपने कर दिए और खर्चों का बिल आपने सबमिट करवाया और उसके बाद आपको वो रिम्बर्स हो गए, दैट इज़ सो दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस इज़ नॉट इनकम। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज़ नॉट इनकम, ठीक है। तो ये कुछ आपको इनकम को पढ़ते हुए याद रखनी है कि इनकम में क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी। आपके इनकम का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या इनकम में ऐड होंगी, क्या लेस होंगी, ये आपके कुछ 20 पॉइंट दे रखे हैं, उसको प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिए ताकि डिटेल में आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। इनकम की डेफिनेशन में आपका ना एक शॉर्ट नोट भी बन सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 6 मार्क्स भी बन सकता है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? अभी जो हमने पीछे अभी प्रोसीजर में पढ़ा था कि 5 हेड्स के अंडर जो इनकम होती हैं, एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स इनकम, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। ये 5 हेड वही हैं दोबारा से, सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, प्रोफेशंस के, बिजनेस से गेन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज से इनकम।
अब बात आती है टोटल इनकम की। डेफिनेशन जब आपको देनी होगी ना, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ अपनी बुक की हेल्प ज़रूर लें, ताकि उसमें सेक्शन जो दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम के लिए, दैट इज़ सेक्शन 80B सब सेक्शन 5, तो सेक्शन भी आप याद रखें। जब आप इनकम टैक्स एक्ट कर रहे हैं, सेक्शन के साथ अगर डिफ़ाइन करेंगे, शॉर्ट नोट लिखेंगे, तो एक अच्छा इफेक्ट आपका आएगा। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर देते हैं। डिडक्शन कौन सी? 80C से लेकर 80U तक की कुछ डिडक्शंस हैं, तो जो अमाउंट बचेगा दैट इज़ ट्रीटेड एज टोटल इनकम। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी बन जाता है कि ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। तो ये आप डिफरेंस आपकी बुक से कर सकते हैं कि भाई टोटल एग्रीगेट जो है वो इनकम का, वो तो ग्रोस टोटल इनकम है, लेकिन डिडक्शन माइनस करने के बाद वो टोटल इनकम है। ग्रोस टोटल इनकम को कभी हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन जब टोटल इनकम की बात आती है, डिडक्शन माइनस करने के बाद बात आती है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं 10 के मल्टीपल में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस आप इसको कर सकते हैं। फिर बात आती है एग्रीकल्चर इनकम। ये भी एक डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर इनकम हमें नाम से क्लियर हो रहा है, कृषि से जो हमें आय होती है। अब इनकम जो है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मानी जाएगी, जो ज़मीन है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हमने रेंट पे दे दिया, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या वो जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है इंडिया में ही। ठीक है, या हमने उसे फार्म हाउस की तरह उसको यूज़ किया, उस पर कुछ खेती की और जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन की है वहाँ से हमने कुछ इनकम जनरेट की। तो जो इनकम हमें खेती से हो रही है, उस ज़मीन से हो रही है, वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इसका भी एक अलग चैप्टर है, डिटेल में आप वहाँ से इसको उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम नाम से है, कैजुअल है, बार बार नहीं होगी, नॉन रिकरिंग है, एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड हो जाए, कभी भी कोई लॉटरी लग गई हमारी, कोई हमने क्रॉसवर्ड पजल में हमें जीत मिली, कोई गैम्बलिंग में हमें विनर हो गए, तो वो कैजुअल इनकम में मानी जाएगी। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कैजुअल इनकम में कैपिटल गेन नहीं आते। कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड आपको रिसिप्ट हो रही हैं, एक वेटर है, वो सर्व करता है और हम उसको टिप दे देते हैं, तो वह तो प्रोफेशन का पार्ट, वो कैजुअल इनकम नहीं होगी, एक्सीडेंटली नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है, और वो प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है। तो रिसिप्ट जो प्रोफेशन से रिलेटेड होंगी वो कैजुअल इनकम में नहीं आती हैं। जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी के अलावा कोई बोनस, ग्रेचुटी, प्री रिक्विजिट कुछ मिलता है, वो भी आपकी कैजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। तो आपकी कैजुअल इनकम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। तो कैजुअल इनकम मेनली डेफिनेशन ये कहती है जो कि कैजुअल नेचर की हो, नॉन रिकरिंग नेचर की हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ पर्सन। अब यहाँ पर हम पर्सन यूज़ करते हैं इनकम टैक्स में कि इनकम लग रही है, पर्सन पर लग रही है। तो पर्सन कौन? पर्सन कोई आदमी भी हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी हो सकती है, कोई कंपनी है वो भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पर्सन में केवल हम एक पर्सन को नहीं लेते हैं, ये कंपनी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सभी टैक्स के लिए लायबल होंगे। इन पर टैक्स लगेगा, केवल इंडिविजुअल का नहीं लगेगा। कंपनी है तो कंपनी की तरह लगेगा, फर्म की तरह लगेगा। ठीक है, एसएससी। अब एक डेफिनेशन एसएससी की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में। एसएससी कौन है? एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स और हु इज़ लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो एसएससी का एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो टैक्स के लिए लायबल है, या कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट ने लगाई है तो वो उसको देने के लिए लायबल है, तो वो एसएससी है। तो हम यही मानते हैं ना कि एसएससी की इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। यही एक टेक्निकल डेफिनेशन हो जाती है। सो एसएससी इज़ अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स और एनी टाइप ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ डीम्ड एसएससी। अब डीम्ड एसएससी वो पर्सन जो एक्चुअल में एसएससी नहीं था लेकिन किसी दूसरे के अंडर डीम्ड एसएससी हो गया। फॉर एग्जांपल, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एसएससी फॉर दैट इनकम ऑफ द डिसीज्ड। किसी की डेथ हो जाती है, कोई फॉरेनर है, कोई माइनर है, कोई ल्यूनेटिक है, वो एसएससी है एक्चुअल में, लेकिन उसने अपनी जगह पे किसी और को एसएससी बनाया हुआ है, तो वो डीम्ड एसएससी माना जाएगा। कोई जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस पर टैक्स देगा। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। अब ये पर्सन, एसएससी तो वो पर्सन है जो टैक्स देगा। डीम्ड एसएससी जो कि एक्चुअल में टैक्स जिसको देना था उसकी बिहाफ पर दूसरा दे रहा है ना। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जब व्हेन अ पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द इनकम टैक्स एक्ट
एंड ही फेल्स टू डू इट, तो ही इज़ कॉल्ड एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। कोई पेमेंट करनी थी आपको, टीडीएस काट के करनी थी पेमेंट, टैक्स को डिपॉजिट करवाना था ट्रेजरी में, गवर्नमेंट में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अब आता है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर का सबसे पहले ये दो टर्म्स को हम देखेंगे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर, इसके लिए आज इस बार का जो असेसमेंट ईयर है मैंने लिख दिया है, दैट इज़ 2021, और प्रीवियस ईयर इस साल के, पिछले साल की इनकम पर, जो कि 1920 की इनकम थी, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। तो असेसमेंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस भी है और आपको समझना भी है। एक्चुअल में क्या है, सेक्शन 3 में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डिफ़ाइन किया गया है। सो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर को पहले पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है? द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या हुआ? द नेक्स्ट ईयर इन विच द प्रीवियस ईयर्स इनकम बिकम टैक्सेबल। पिछले साल की इनकम जब टैक्सेबल हो जाएगी वो हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो ये कुछ बेसिक सा आपको डिफरेंस ध्यान रखना है और डेफिनेशन में ये काम आने वाला है आपका। अब बात आती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। जो हमने बात की इनकम टैक्स स्लैब में 5% से शुरू होकर 30% पर ख़त्म होती है, तो जो 30% की रेट है दैट इज़ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब दो डेफिनेशन हमारी रह गई, पैन और टैन। पैन नंबर हम सबको पता है, पैन नंबर क्या होता है, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, बहुत ज़रूरी है लेना। और पैन नंबर जो है, पैन मीन्स अ नंबर विच द असेसिंग ऑफिसर मे अलॉट टू एनी पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। असेसिंग ऑफिसर जो एओ है वो इसे इशू करता है। इसमें 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। ये जब आपको पैन अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म नंबर 49A फिल करना होगा एक टाइम लिमिट के अंदर, ताकि आपको पैन इशू कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि जो भी आप डीलिंग करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में, अपने रिटर्न फाइल करेंगे, कोई भी चलान के थ्रू पेमेंट करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट इस बोर्ड में जो भी आप करेंगे उस पर पैन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए पैन नंबर पर आपका प्रॉपर वे में फॉर्म फिल करके रिसीव करना ज़रूरी है। अब जैसे ही, और ये भी ज़रूरी है कि जैसे आपका एड्रेस नेम या कोई चेंज हो जाता है उसको आप चेंज भी करवा लें टाइम टू टाइम। तो पैन जो है दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि आपका काम आने वाला होता है टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में। अब इसके साथ ऐसा ही होता है टैन, दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन जो है, जब हम कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, टैक्स डिडक्ट कर रही है, कलेक्ट कर रही है, जमा करवा रही है, तो उसके लिए एक टैन नंबर हम उसे लेना पड़ेगा। तो टैन भी नंबर आपको लेना पड़ता है और इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 49B फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये टैन और पैन दोनों ही प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट के साथ में आपको मिलते हैं, लेने होते हैं, ताकि इन फ्यूचर इनकम टैक्स अथॉरिटी से आप जो डील करते हैं वो पॉसिबल हो पाए। तो ये कुछ बेसिक इनकम टैक्स के बारे में इंट्रोडक्शन थी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आपको इनकम टैक्स को समझने में हेल्प करें।